कि जो मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया पिछले 1 डेढ़ साल में, उनकी शनाख्त छीन ली, 370 रातों रात तोड़ दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, हमारी पहचान छीन ली, हमारे रोजगार छीन लिया। हमारा प्रोग्राम में जो है मोदी जी की तारीफ करते हैं और उसके दूसरे दिन उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में शाहनवाज चौधरी और उसके हामी जो हैं वो आज़ाद साहब का पुतला जलाते हुए नजर आते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और ये क्या किस हद तक कांग्रेस के अंदर जो है ये नफरत फैल रही है? देखिए, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी बड़ी छोटी उम्र में, जब ये तुलबा थे उसी वक्त से इन्होंने अपने सियासत के अंदर इन्होंने अपना जो है वो कदम रखा, और आज जो है एक कांग्रेस की यूथ विंग जो होती है नेशनल लेवल पे, ये इस वक्त स्पोक्स पर्सन जो है मुकर्रर किए गए हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले इफ्तिकार साहब, आपका जो है जेके आवाज़ न्यूज़ में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। इफ्तिकार साहब, बात क्योंकि कांग्रेस की ही सबसे पहले हम करेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस यूथ विंग के जो है नेशनल स्पोक्सपर्सन मुकर्रर हुए हैं। किस तरह से आपको और क्या चीज़ लेकर आपने सबसे पहले जो है वो सियासत के अंदर कदम रखा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतने अजीम चैनल पर बात करने का मौका दिया। मेरा सियासी सफ़र जो है वो कॉलेज ही डेज़ में शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे सोशल सर्विसेज का बहुत शौक़ था। शुरू से मैं चाहता था कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और ये सफ़र जो था, एक पता नहीं था क्योंकि तब हम स्टूडेंट थे। मेरा इब्तदाई जो एजुकेशन है वो नेशनल पब्लिक स्कूल में हुई, और वहाँ के जो प्रिंसिपल है श्री के बड़ियाल, वो उन्होंने काफ़ी ग्रूम मुझे किया और उन्होंने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। उन्हीं उन्हीं की गाइडेंस में हमने एक एनजीओ बनाई, नेशन बिल्डर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला मेरा सियासी जो सफ़र है वो पॉलिटिकल जो सोशल सर्विसेज का है वो कॉलेज स्टूडेंट लाइफ से शुरू हुआ, स्कूल से। और उसके बाद जब मैं डिग्री कॉलेज राजौरी में पहुंचा तो मैंने एनएसयूआई को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं ऐसे संगठन के साथ जुड़ना चाहता था जिसमें ज़ात पात की बात ना हो, जिसमें मज़हब की बात ना हो, जिस तरीके से जिसमें हर आदमी को, हर मज़हब के आदमी को, हर ज़ात पात के आदमी को एक बराबर का हक मिले। तो वही मेरी वहाँ से शुरुआत हुई। फिर मैं कॉलेज में एनएसएस में आया। एनएसएस में भी शबीर हुसैन शाह प्रोफेसर हैं, वो हमारे प्रोग्राम ऑफिसर होते थे। उन्होंने बड़े बड़े ग्रूमिंग हमारी की, एक रास्ता दिखाया। वहाँ मैं एनएसएस का कमांडर भी रहा 2 साल, कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स में कमांडर रहा। फिर स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, इलेक्टिव जनरल सेक्रेटरी स्टूडेंट यूनियन का। तो ये हमारा एक सफ़र जो था वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ में एडमिशन ली। फिर मैं एनएसयूआई का पहले कॉलेज प्रेसिडेंट बना, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, फिर स्टेट सेक्रेटरी बना, फिर स्टेट जनरल सेक्रेटरी एनएसयूआई का बना, फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना। तो ये एक स्टूडेंट लाइफ वहाँ से शुरू हुई। उसके बाद हमारे कायद और मेरे लीडर जनाब राहुल गांधी जी एआईसीसी के तब जनरल सेक्रेटरी थे और इंचार्ज यूथ कांग्रेस के थे और एनएसयूआई के। उन्होंने एक इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, और उसमें पूरे देश में 5 इलेक्शन कमिश्नर चुनने थे, और 5 इलेक्शन कमिश्नर में मुझे भी मौका मिला, मैं इलेक्शन कमिश्नर बना। फिर मैंने अलग अलग रियासतों में, मैं 26 स्टेटों का एज ए इलेक्शन कमिश्नर इंचार्ज रहा। इलेक्शन करवाए, पार्टी को मजबूत किया, अलग अलग उहदों पर इलेक्शन करवाए। और ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी, और मेरे लिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नॉर्मल किसान परिवार, मेरी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से यहाँ से उठकर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से उठकर नेशनल लेवल पर मुझे ये मौका देना। तो ये मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, और मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं, और मेरी रजौरी की आवाम की दुआएं हैं कि मैंने जम्मू कश्मीर को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। इफ्तिकार जी, अगर हम कांग्रेस की बात करें, गुज़श्ता 6 से 7 साल के अंदर जब से बीजेपी रूलिंग में आई है हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस काफ़ी वीक होती जा रही है। जैसे कई जगह से हम टेलीविज़न के ज़रिए हम देखते हैं, नेशनल न्यूज़ के ज़रिए हम देखते हैं कि कांग्रेस में काफ़ी जो है वो कमियां नज़र आ रही हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। और अगर ख़ास तौर पर हम देखें कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो सियासी या समाजी जो हालात बने हैं उनको लेकर हो, कहीं ना कहीं हमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही कि कांग्रेस कहीं अपोजिशन करती हुई नज़र आए, कि किसी चीज़ में हुकूमत की मुखालफत करे। देखिए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा आपकी विसादत से।
आप कहते हैं कि कांग्रेस सड़कों पर नहीं है। पूरे देश में जब 2014 के बाद जब सरकार बीजेपी की आई, राफेल के मुद्दे पर कौन बोला? हमारे लीडर राहुल गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को छोड़कर बाकी पूरे विपक्षी दलों में कौन सा लीडर था जिसने मोदी का विरोध किया? क्या मुलायम सिंह यादव जी ने किया? क्या मायावती जी ने किया? या जितने भी क्षेत्रीय दल थे या नेशनल पार्टीज जो भी थी, चाहे वो वामपंथी थे या कोई और पार्टीज थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। राहुल गांधी जी ने हमेशा मोदी का विरोध किया, डटकर मोदी का विरोध किया। अभी भी आपने देखा कि कांग्रेस कितने दिनों पिछले काफ़ी अरसे से सड़कों पर है, चाहे वो किसानों के जो एंटी फार्मर बिल्स हैं उसके खिलाफ, चाहे महंगाई के खिलाफ। आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर जो टैक्स टेररिज्म इन्होंने इम्पोज किया है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स जो इन्होंने लगाया, या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं उसके खिलाफ, या फिर टोल प्लाजा के खिलाफ। यहाँ गुलाम अहमद मीर साहब की अध्यक्षता में 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक टैक्स टेररिज्म के खिलाफ कांग्रेस के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हर दिन प्रोटेस्ट हो रही है। और कांग्रेस आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है? आज पीडीपी कहाँ है? वो तो इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर कौन सी एहतजाज हो रहे हैं? वो तो है ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस हर दिन सड़कों पर है, कांग्रेस लोगों की आवाज उठा रही है। और कांग्रेस लेकिन कांग्रेस जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड का दर्जा जब खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया, उस वक्त भी कांग्रेस हमें कहीं नजर नहीं आई। हालांकि पार्लियामेंट सेशन में भी कांग्रेस जो है पूरी तरीके से खामोश रही। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। शायद उमर साहब आपने वो पार्लियामेंट का 5 अगस्त का भाषण आज़ाद साहब का नहीं सुना, और कांग्रेस के चिदम्बरम जी का, मनीष तिवारी जी का। मैं आपको वो लिंक सेंड करूंगा कि कांग्रेस ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस बिल का विरोध अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस के लीडर्स ने। और मुझे फख्र के साथ मैं ये बात आपके इस मंच से कह रहा हूँ, आपके इस चैनल पर कह रहा हूँ कि मेरे कायद राहुल गांधी ने इस चीज का विरोध किया और 370 के हक में आवाज दी। हालांकि सब ने ये बात कही कि राहुल जी ने जो बयान दिया इसका पूरे देश में नुकसान होगा। राहुल जी ने भी ये बात कही कि ये जो लोगों के साथ हुआ है, 370 तोड़ा गया रातों रात, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इलीगल था। और राहुल जी को चाहे नुकसान पूरे देश में, बीजेपी ने उसको मिसयूज करके उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर किया, और हमें उस चीज का पूरे देश में। लेकिन राहुल जी ने सच्चाई के साथ खड़े रहे, जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर का खसूसी गांधी परिवार का जो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, या राहुल जी हो, या सोनिया जी हो, जम्मू कश्मीर के साथ उनका एक बड़ा इमोशनल रिलेशन है। वो मोदी की तरह कश्मीर की ज़मीन से प्यार नहीं करते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करते हैं। और आपने देखा होगा जब जब कांग्रेस की सरकार रही है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने लोगों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की। और फ्लोर में अगर आप कहते हैं बोले नहीं, तो जो विरोध में जब वोटिंग हुई है तो कांग्रेस ने तो विरोध में ही वोट डाला। और वहां लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? मनीष तिवारी जी। जो चिदम्बरम जी को बाद में इन्होंने अरेस्ट किया तो वो किस चीज का वो रिवेंज ले रहे थे? क्योंकि चिदम्बरम जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस बात को कहा था कि बीजेपी ने तानाशाही से रात के अंधेरे में हमारे लोगों का 370 का जो स्पेशल स्टेटस था हमसे छीन लिया। तो ये कांग्रेस ने विरोध किया इसका। और जहां तक बात है, राहुल जी क्या कश्मीर नहीं आए थे? आप इस बात से जानते नहीं है कि उन्हें कश्मीर एयरपोर्ट पे रोका गया था? तो अगर वो कश्मीर की बात नहीं करना चाहते थे तो वो जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट पे क्या करने आए थे? ठीक, यहाँ गुलाम अहमद मीर साहब को हाउस अरेस्ट किया गया। रविंद्र शर्मा जी को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो पीसीसी कार्यालय से उनको उठा लिया गया। फिर रमन बल्ला जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जितनी भी कांग्रेस की क्यादत थी, कांग्रेस की क्यादत को अरेस्ट किया गया। तो यहाँ भी कांग्रेस की हमने प्रोटेस्ट किया जम्मू के अंदर 370 के अंदर। तो किस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये नहीं है? कांग्रेस ने हमेशा 370 कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही 370 कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो दिया था। और अगर इसका तहफ़्फ़ुज़ भी कोई कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। लेकिन बीजेपी का कहना है हमेशा से यही रहा है, जो हम देखते भी हैं, आपने भी सुना होगा, कि मसला कश्मीर को पैदा करने वाले भी कांग्रेस ही हैं। देखिए, बीजेपी तो ये भी कहती है कि आज देश के अंदर जब कुछ भी होता है तो वो पहली बार मैंने देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को ठहराती है जिम्मेदार। वो जो तेल के दाम बढ़ गए वो इसके लिए भी कहते हैं कि वो कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। जब उनको कुछ भी पूछा जाता है तो उनके पास एक ही जवाब है कि वो नेहरू जिम्मेदार हैं। क्योंकि बीजेपी कभी चाहती नहीं थी कि हिंदुस्तान आज़ाद हो, इसलिए वो नेहरू जी को इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
क्योंकि वो उनके जो पूर्वज थे उन्होंने तो हमेशा अंग्रेज़ों की मुखबरी की है। जो इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 1925 में बनी थी। 1947 तक 22 साल में उनका कौन से लीडर ने देश के लिए शहादत दी? उसके बाद भी कभी उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वो भारत के संविधान को नहीं मानते। आज भी बीजेपी जो सेडिशन का कानून है, जो आदमी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई एमपी हो, उसके खिलाफ वो कानून का इस्तेमाल हो जाता है। तो बीजेपी अपना पिछले जो कांग्रेस, वो कहती है कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने जो देश को बचाया, जब कांग्रेस देश आज़ाद हुआ तो हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी। आज सुई से लेकर मिसाइल तक किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आज अगर इतनी रियासत ये देश को आज़ाद करवाया तो किसने करवाया? कांग्रेस। हमारे 3 नेताओं ने शहादत दे दी देश को आज़ाद करने में। आज वो किस बात पे कहते हैं कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है? वो सिर्फ अपनी नाकामी, ये हमारे दो की सरकार है। 370 हटाने के बाद पहली मर्तबा यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए। किस हद तक आप इस इलेक्शन को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस इलेक्शन में बड़ी बेबस नजर आई है, क्योंकि मुश्किल से 25 या 26 सीटें जो हैं कांग्रेस ने जीती हैं डीडीसी की। तो आप इस इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं बहैसियत कांग्रेसी? देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि जमहूरियत में ठीक है, इलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं कि हार और जीत भी सियासत में हार और जीत ही सिर्फ होता है। कांग्रेस हमेशा सच की, कई बार हम वो लाइन लेते हैं लोगों की जो कि हमारे खिलाफ भी जाती है, बट वो लोगों के हक के लिए बात होती है, क्योंकि रीजनल एस्पिरेशंस अपनी अपनी होती हैं। डीडीसी का चुनाव जो था वो एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने करवाया, क्योंकि इनको ये था, बीजेपी ने वो चुनाव क्यों करवाया? पहले उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए। मैं आपकी वसादत से पूछना चाहता हूं कि बीडीसी के चेयरमैन के चुनाव तो करवाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डीडीसी के चेयरमैन के चुनाव उन्होंने नहीं करवाया। फिर उन्होंने अमेंडमेंट की, फिर डीडीसी मेंबर बना दिया। अब खुद ही कंफ्यूज थे कि रोल क्या होगा। तो वो बेसिकली जब उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव करवाए तो बीजेपी के लोग नहीं जीते। जब बीजेपी के लोग नहीं जीते तो उन्होंने सोचा कि आप किसी तरीके से कोई दूसरे चुनाव किए जाएं। तो उनको ये था कि शायद रीजनल पार्टीज बायकॉट करेंगी तो बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की अपनी पार्टी, वो भी कश्मीर के अंदर नहीं जीत पाई सीटें। ठीक है, कांग्रेस का के कुछ जगहों पर हमारा कमज़ोर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा मुल्क की गरीब मजलूम की आवाज़ उठाई है। हार और जीत क्या होती है? वो तो 5 साल का मैंडेट होता है। 5 साल के लिए मैंडेट का ठीक है, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई या हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई, वो एक समीक्षा का विषय है, वो असेस करने का विषय है। लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म होगी या कांग्रेस ग्रुपिज्म या ये इन चीज़ों पे, वो नहीं हम कह सकते। डीडीसी चेयरमैन की अगर बात करें तो बड़ा यहाँ पे राजौरी में खास तौर पर बड़ा गहमा गहमी का माहौल रहा है। पहले 13 फेब को इलेक्शन करवाने थे तो उस दिन पोस्टपोन करवाए गए, जो उसके बाद 19 तारीख को जो मुनक्किद हुए और उस वक्त चेयरमैन के इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। तो कहीं ना कहीं हमेशा ये चीज़ लगी है हमें कि कांग्रेसियों के जो आपके जो कांग्रेस के जो काउंसिलर जो जीते हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि उन्हें हरास किया गया है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो काउंसिलर जीते हैं या पीडीपी के जो जीते हैं उनको भी कहा, उनकी तरफ से भी ये बात सामने आई है कि उन्हें भी हरास किया गया है। क्या आप समझते हैं कि हरासमेंट करके जो वोट तब्दील करवाए जा सकते थे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि रविंद्र रैना जी राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, जिस तरीके से बीजेपी ने एक वेल प्लान, बीजेपी को पता था कि हमने ये डीडीसी का इलेक्शन करना है, और वो काम करते हैं, वो अपनी पार्टी को बता देते हैं बट लोगों को नहीं बताते। बीजेपी की पार्टी सिर्फ अपने लोगों की पार्टी है, वो चंद लोगों की, जिस तरह मैंने पहले कहा, हम दो हमारे दो की पार्टी। जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, यहाँ लोगों ने सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को दी, और रविंद्र रैना जी अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा से हार गए, और जो वो गुपकार अलायंस कहते थे, वहाँ से पीडीपी जीत रही है। ये एक करारा तमाचा था रविंद्र रैना जी को और बीजेपी को, जो यहाँ के प्रदेश की बीजेपी को। यहाँ से इन्होंने पूरी क़यादत उठा ली यहाँ कंपेन करने के लिए, अनुराग ठाकुर जी, जतिंदर सिंह जी, एमपी, सब कुछ। लेकिन फिर भी लोगों ने इनकी पॉलिसीज़ को नकार दिया। यहाँ जो अलायंस था, चाहे वो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का अलायंस था, उसने 9 सीटें जीती। लेकिन आपने जिस तरीके से देखा कि ये तानाशाही अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी जी के आने के बाद इनको सत्ता में आना चाहे जैसे भी आए। अभी देखो, ये यहाँ नहीं,
जहाँ जहाँ ये सरकार होती है, ये रूल्स के ऊपर नहीं चलने वाली, ये इथिकल सरकार नहीं है। इनका मकसद होता है कि सत्ता हथियानी है, चाहे डरा धमका के हटाएं, साम दाम दंड भेद, चाहे पैसे से खरीदें, चाहे ईडी का इस्तेमाल करें, चाहे सीबीआई का इस्तेमाल करें, ये एजेंसीज का दुरुपयोग करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वही इन्होंने यहाँ भी किया। पहले तो इन्होंने गवर्नर को यूज करके गवर्नर की पद की गरिमा को गिरा दिया कि गवर्नर झूठ बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। फिर आर्मी की उन्होंने गन दिखा दी कि भाई यात्रा हम इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि वहां मिलिटेंट अटैक होने वाला है। और आर्मी जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं ना कहीं वो भी तो झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब सरकार के दबाव में सेना को भी ले आए, सेना का भी राजनीतिकरण कर दिया, जबकि सेना की वजह से हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन इनकी इतनी गंदी पॉलिसी है कि इन्होंने गवर्नर जो न्यूट्रल पोस्ट होती है उसको भी राजनीति पॉलिटिसाइज कर दिया। उसके बाद जब इनका एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि यहाँ की आवाज को दबाया जाए और यहाँ अपना चेयरमैन बनाया जाए। क्योंकि आपने पूरे देश में देखा, कर्नाटका के अंदर इन्होंने सरकार गिराई, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराई, गोवा के अंदर सरकार गिराई, राजस्थान के अंदर इन्होंने बहुत भरपूर कोशिश की, मणिपुर के अंदर इन्होंने सरकार गिराई। तो ये तो सरकार गिराना पैसे के दम पर डरा धमका के, ये तो बीजेपी का चलन है। और लोगों के सामने लोग तो नंगा नाच देख रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने वही कोशिश की। इन्होंने पहले दबाव बनाया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इनके जो मेंबर थे वो वोट डालने नहीं आए, तो इन्होंने खरीदने की कोशिश की। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन मेंबरान को जिन्होंने बीजेपी की जो नफरत वाली ताकतें थी, जो इस समाज को बांटने की ताकतें हैं, उनको करारा जवाब दिया और फिर यहाँ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस से। कांग्रेस की बात करें, पिछले 2-3 दिन से जो है हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस में जो है वो 2 ग्रुप जो हैं बन चुके हैं। आज़ाद साहब एक प्रोग्राम में जो है मोदी जी की तारीफ करते हैं और उसके दूसरे दिन उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन में शाहनवाज चौधरी और उसके हामी जो हैं वो आज़ाद साहब का पुतला जलाते हुए नजर आते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, और यह क्या किस हद तक कांग्रेस के अंदर जो है ये नफरत फैल रही है? देखिए, ये जो आपने बात कही, आज़ाद साहब कांग्रेस पार्टी में 47 साल रहे, 72 साल की उम्र में, 72 साल की उनकी एज है, 41 साल पावर में रहे। 41 साल पावर में रहना कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें 28 साल वो राज्यसभा के एमपी रहे, 10 साल वो लोकसभा के एमपी रहे और 3 साल वो मुख्यमंत्री रहे। पार्टी ने उनको इज्जत दी, पार्टी ने उनको मकाम दिया। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट चल रहा था, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। जो लोगों में गुस्सा फूटा है, आपकी इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया पिछले 1-1.5 साल में, उनकी शनाख्त छीन ली, 370 रातों रात तोड़ दिया, लोगों को घरों में बंद कर दिया, जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, हमारी पहचान छीन ली, हमारे रोजगार छीन लिया, हमारा इंडस्ट्रीज, हमारा किसान परेशान है, हमें सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। आज कौन सा यहाँ जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होगा जो मोदी जी की तारीफ करे? क्या मोदी जी की तारीफ, उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि यहाँ जम्मू कश्मीर का जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो लोग हैं वो मोदी जी की तारीफ करें? लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि उनके हकूक पर मोदी जी ने वार किया है, उनके हक को। क्या ये समझ लें कि आज़ाद ग्रुप जो है वो मोदी का एक फेवरेट ग्रुप होगा? देखिए, एक बात में मैं ये कहूँगा कि जो सीरीज ऑफ इवेंट, ये एक दिन का इवेंट नहीं है। देखिए, ये स्टार्ट हुआ G3, पहले एक मीटिंग होती है, उसमें ग्रुप वो सोनिया जी के साथ मिलकर भी जा सकते थे, वहाँ उन्होंने लेटर लिखा। उसके बाद वो सीरीज ऑफ इवेंट, उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, फिर यहाँ जब 3 दिन के दौरे पे आए, ठीक है उनका घर है, वो आए, कद्दावर नेता हैं, वो यहाँ आए, लेकिन उन्होंने PCC मीर साहब की अध्यक्षता में जब वो 26 को आए हैं, तो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जितने भी यूथ कांग्रेस, NSY, जितनी कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने उनका कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया। उसके बाद गांधी ग्लोबल फैमिली का फंक्शन था, उसमें आज़ाद साहब वही थे, प्रेसिडेंट उसके थे, वहाँ रैली हुई, वहाँ PCC अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया। रमन बल्ला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम हुआ तो नहीं बुलाया गया। उसके बाद फिर आप एक ऐसे इंसान की तारीफ करते हैं, क्यों कपिल, वही लोग बुलाए गए जो G23 के मेंबर थे, चाहे वो सिब्बल साहब हुए, चाहे वो आनंद शर्मा जी,
और वो इस तरीके की बात करना कि आज़ाद साहब को। लेकिन उसी उसी फंक्शन में जो है कांग्रेस के काफी सारे एक्स एमएलए और एक्स मंत्री और यूथ के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। देखिए पार्टी का वो ठीक है, तो हर आदमी किसी ना किसी नेता से जुड़ा होता है, तो वो नॉन पॉलिटिकल एनजीओ का फंक्शन था, तो वहाँ तो जिसको वो बुलाएंगे जाएंगे। लेकिन अगर वो मीर साहब को भी बुला लेते, पीसीसी अध्यक्ष को बुला लेते, वहाँ की लोकल लीडरशिप को, तो ग्रुपिज्म बढ़ता ही नहीं। और फिर जाकर अब वो उन्होंने किस कंटेस्ट में अभी तक उन्होंने मोदी जी की तारीफ की है, वो मैं उसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि वो आज़ाद साहब को आके इसका जवाब देना चाहिए। वो 2 दिन से चुप्पी साधे हुए, उनको क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने क्यों तारीफ की। लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी शख्स मोदी जी की तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। यहाँ 4G बंद कर दिया था, आज वो कहते हैं 4G दे दिया, तो यहाँ के लोगों का रोजगार छीन लिया, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, यहाँ की हमारी शनाख्त छीन ली। आज शिमला के अंदर स्पेशल स्टेटस है, वहाँ कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैं इंचार्ज रहा हूँ, मुझे पूरा देश घूमने का मौका मिला, मेरे कायद राहुल गांधी जी ने दिया। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अरुणाचल प्रदेश में आपको पास की ज़रूरत है, पास लेकर आप जाओगे, वहाँ आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ नौकरी नहीं कर सकता बाहर का कोई आदमी। लक्षद्वीप में कोई बाहर का आदमी परमिट के बिना नहीं जा सकता। लेकिन जब जम्मू कश्मीर का आदमी ये बात कहे कि हमारा हक हमें दे दो, हमारी नौजवानों को रोजगार दे दो, हमारे रोजगार पे, हमारे रिसोर्सेज पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक होना चाहिए, जब हम ये बात कहें तो हम देशद्रोही हो गए। लेकिन अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, क्योंकि आपने खुद ही बात लाई बीच में, तो प्रॉपर्टी टैक्स पे इस वक्त तक आपकी जो है कांग्रेस की आला कमांड जितनी भी है वो सारी चुप्पी साजे हुए हैं। इस पे क्या हम समझे इस चीज़ पर? आपने शायद टैक्स टेररिज्म वर्ड सुना होगा आपने। कांग्रेस पार्टी ने 15 फरवरी से 31 मार्च तक एक मुहिम शुरू की है गुलाम अहमद मीर साहब की अध्यक्षता में। प्रॉपर्टी, वो टैक्स टेररिज्म है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा, जो टोल टैक्स लगा, और जो पेट्रोल डीजल और गैस के दामों को बढ़ाया गया, उन पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर तेल का रेट बढ़ गया, उसके खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 फरवरी से सड़कों पर है। हर दिन हमारा कैलेंडर बना हुआ है, हर दिन कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर हम जोरों शोरों से मुद्दा उठा। लेकिन हम राजौरी में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और लगता नहीं कि आइंदा भी दिनों में कांग्रेस यहाँ कोई प्रोटेस्ट करने के मूड में है। देखिए 28 तारीख को प्रेस क्लब के बाहर इसी टैक्स टेररिज्म के ऊपर एक प्रोटेस्ट हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, उस दिन भी हुआ था और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे। अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमने वहाँ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया था, और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस। लेकिन ये यूथ कांग्रेस की तरफ से हम देख रहे हैं। पेरेंटल बॉडी की अगर हम बात करें तो उनके जो लोग जो हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो हमें इस खिताब पीर पंजाब में कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, किसी प्रोटेस्ट में या किसी एंटी गवर्नमेंट कार्रवाई में। देखिए ये जवाब तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर डीसीसी के देंगे तो ये आप उन्हीं से कीजिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई जितने भी विंग हैं, हम एक परिवार की तरह मिलकर लोगों की आवाज़ हम आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। और जो भी लोगों के मसाइल होंगे, मैंने पहले भी जब मैं दिल्ली में था हमेशा मैंने कोशिश की है, चाहे पूरा देश में घूमा हूँ, लेकिन मेरा तब तक मिशन पूरा नहीं होगा जब तक मैं यहाँ के नौजवानों को एम्पावर नहीं करता। मैं यहाँ ब्लॉक तक जाऊँगा, नौजवान जितने मेरे साथी हैं, चाहे वो यहाँ के जो भी आवाम है, उनके जितने मसाइल होंगे, मैं ब्लॉक तक मीटिंग करने वाला हूँ आने वाले दिनों में। और हम लोगों पंचायत तक जाएंगे, लोगों के जितने मसाइल हैं उनके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस आपको सड़कों पर ही मिलेगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी नौजवान हैं और इस वक्त नौजवानों के बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त, अगर हम खासतौर पर राजौरी की बात करें, क्योंकि ये सरहदी इलाका भी है और पहाड़ी इलाका भी है, और यहाँ के लोग वह काफ़ी पिछड़े हुए हैं। आज भी काफ़ी लोगों को जो है पैदल सफ़र करना पड़ता है, आज भी घोड़ों के ज़रिए पानी लेकर जाना पड़ता है, आज भी बिजली के नाम पर जो है हफ्ते तक बिजली गायब रहती है। ऐसे में आप यहाँ के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, उनको कैसे अवेयर करेंगे, उनको किस तरह से मुस्तकबिल के लिए तैयार करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे राजौरी पूंछ का नौजवान जो है वो बड़ा टैलेंटेड नौजवान है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मैं पूरे देश में घूमा, मैंने देखा जहाँ
कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्रा के अंदर, बाकी राज्यों में नौजवान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करता है तो हमारा नौजवान आज भी बिजली और पानी और हेल्थ की फैसिलिटी से महरूम है। हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स होती रही, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, एमएलए कोई भी हो, बात सीडी फंड तक महदूद रही, बात डेली विजन तक महदूद रही, यहाँ की तमीर और तरक्की के बारे में नहीं सोचा गया। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ सबसे पहले यहाँ एक, अगर इसका क्लाइमेट देखिए आप, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट, तो सबसे बेस्ट क्लाइमेट जो है वो राजौरी का है। ना यहाँ ठंड होती है, ना यहाँ गर्मी होती है। तो इसको हम एज इंडस्ट्रियल हब बना सकते हैं, क्योंकि कश्मीर में 6 महीने खुला रहेगा, 3 महीने बर्फ़ रहेगी, जम्मू के अंदर 2 महीने गर्मी रहेगी। तो अगर हम एजुकेशनल हब, और यहाँ BGSB यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो एक ही यूनिवर्सिटी है, हम देहरादून जैसे एजुकेशनल हब है, मैं देहरादून का इंचार्ज हूँ उत्तराखंड का, मैंने देखा कितने यहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। अगर हम भी यहाँ एक एजुकेशन इंडस्ट्री, एक एजुकेशनल हब बनाए यहाँ, और यहाँ कितना हमारा हॉर्टिकल्चर, यहाँ एक छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट लगाए जाए ताकि यहाँ के लोकल नौजवानों को रोज़गार मिल सके। ये सिर्फ विजन की बात है। आपको मैं बताऊं, मल्टीपल पार्किंग की बात होती है हमारे यहाँ। पार्किंग की समस्या पिछले 3 दशक हो गए, एक ही बात है कि पार्किंग पार्किंग पार्किंग। एक बस स्टैंड बनाने में पिछले 20 साल लग गए, अब नया बस स्टैंड की ज़रूरत पड़ गई। तो ये लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, इसकी वजह से हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा नौजवानों को कि आप ज़ात पात से ऊपर उठ जाओ। आप ज़ात पात में हिंदू, मुस्लिम, गुज्जर, पहाड़ी, मिर्ज़ा, दमाल, इनमें मत पड़िए। आप एकजुट हो जाए और आने वाले दौर में आप एकजुट होकर यहाँ की तामीर और तरक्की में अपना योगदान दीजिए। आप आगे आइए, सियासत में आइए, आप अलग अलग शोबों में आगे आइए, और मिलजुल कर यहाँ हम एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बनाएं ताकि यहाँ के नौजवानों को आत्मनिर्भर किया जा सके, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके। बातों में एक क्वेश्चन और निकल गया, बीच में से आ गया सामने। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, ख़ास तौर पर कोविड के बाद, जैसे कि लॉकडाउन रहा देश भर में, 4 महीने लॉकडाउन रहा, उसके बाद जब मार्केट खुली, बिजनेस वापस स्टार्ट हो गए, लेकिन एजुकेशन सेक्टर फिर भी क्लोज रहा, क्योंकि तलबा जो है वो कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते थे, क्योंकि वो छोटी जान होती है, नाजुक जान होती है। तो अब जबकि गवर्नमेंट ने एक डिसीजन ले लिया है कि एजुकेशन सेक्टर्स को खोल दिया जाए, क्लासेस को ऑन कर दिया जाए, ऐसे में अगर हम प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, खासतौर पर प्राइवेट स्कूल्स की, वहाँ से अब एकदम से जो है बच्चों को प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको पूरे साल की फ़ी जो है 1 टाइम पे करनी है, वरना आप जो है वो मार्च में जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं क्लासेस के, वो आप जो है नहीं दे सकते। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर कट पॉलिसीज़ है इसमें कि आप ना तो एनुअल चार्ज लेंगे और ना ट्रांसपोर्ट चार्जेस। जो एनुअल फ़ी है, जो मंथली फ़ी है, वो आप लेंगे। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे पे दबाव बना रहा है तो ये गलत बात है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि आप एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है वो एक सोशल सर्विसेज है, वो कोई प्रॉफिट यूनिट नहीं है। तो ठीक है, आप अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जैसे पंजाब सरकार ने तो बिल्कुल माफ़ कर दिया, लेकिन हमारी जो यहाँ की सरकार है, अगर इस तरह का कोई इश्यूज़ हमारे सामने आता है तो हम उसके खिलाफ हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे और हायर अथॉरिटी से भी बात करेंगे। ये तो गलत बात है कि आप एकदम, अगर कोविड के में सब कुछ बंद रहा है, क्योंकि एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस का तो मुझे पता है कि वो किसी भी स्टूडेंट से आप नहीं ले सकते जब तक स्कूल बंद रहे। हाँ, जब से आ रहे हैं तो वो एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट चार्जेस जब बच्चा स्कूल जाएगा। तो ये तो इसके, अगर आप इस तरीके का कोई भी हमारे सामने आता है तो यूथ कांग्रेस इस मसले को टेकअप करेगी। ये थे हमारे साथ आज यूथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन इफ्तिकार अहमद साहब, जो कि हालिया दिनों में ही जो है वो फर्स्ट टाइम नेशनल स्पोक्स पर्सन बनने के बाद राजौरी अपने होम टाउन, अपने घर आए हैं, जहाँ पर इनका बड़ा एक स्वागत भी किया गया यूथ कांग्रेस की तरफ से और आम नौजवानों की तरफ से भी। आपने इनसे जो है डिफरेंट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात सुने, सियासी, समाजी जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर के हैं या राजौरी के अंदर जो हालात बने हैं, जो बन रहे हैं, उन सब को लेकर आज आपने इनके ख्यालात सुने। हम अपने जितने भी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा
कि अगर उन्हें हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर उन्हें हमारे प्रोग्राम पसंद हैं, वो कमेंट करके हमें जो है अपने ख्यालात बताएं, ताकि हम मज़ीद अपने प्रोग्राम में और बेहतरी ला सकें। उमर अरशद मलिक।